बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 11 अप्रैल 2025 जुम्मे का दिन है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है और हालिया दिनों में जाफर एक्सप्रेस का सानहा पूरे के पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। अब इस सबके अंदर एक और बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरबेस है उस पर कब्जे की कोशिश। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप से भी कुछ खबरें हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियान केस जो है उसका एक मर्तबा फिर से जिक्र हुआ है, लेकिन किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कशीदगी बढ़ती जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइन पसंद और कानून पसंद जजेस जो हैं उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें किसी मकसद के तहत लाया गया और जस्टिस सरफराज डोगर साहब हर रोज की बुनियाद पर वो मकसद पूरा करते हुए नजर आते हैं, उन पर आज एक चार्जशीट लगी है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जबकि मादनियात बिल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का एहतजाज रंग ले आया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा भी जो इस सब के अंदर इस बिल को डिफेंड कर रहे थे, वो भी अब इससे किनारा कशी इख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। तो मादनियात के बिल के मामले पर भी माइनस इमरान इतना आसान नहीं होगा इस निजाम के लिए, ये बात इस सिस्टम को समझ आ गई है। आज नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं उन्हें आइंदा बगैर कानूनी जवाज के केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया है। ये फैसला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस जो हैं उन्होंने दिया है। और ये काम कर कौन रहा था बगैर किसी जवाज के केसेस को ट्रांसफर करने का? ये काम कर रहे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली के मामले पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफहात का तफसीली फैसला जारी करते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनजर रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को हुक्म दिया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे उन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल तमाम केसेस मुतलका बेंच में भेज दें और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर किसी कानूनी जवाज के इस्तेमाल ना करें। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बातें हुई हैं और जो इस फैसले के अंदर लिखा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फैसले के अंदर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, दो दबंग तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने टेरियान केस का भी जिक्र किया। इस केस के अंदर भी बेंच जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो साबिक जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उन्होंने बेंच एवी तब्दील करने की कोशिश की थी जिसके ऊपर फिर उन्हें मुंह की खाना पड़ी थी। और इसमें ये कहते हैं कि टेरियान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तय कर चुका कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। यानी एक दफा चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया तो उसमें वो तश्कील कोई भी तरमीम नहीं कर सकता या उसे दोबारा से तश्कील नहीं दे सकता। सिर्फ उसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। अब ये टेरियान केस का जिक्र भी हुआ है और टेरियान केस को जिस तरह से जस्टिस आमिर फारूक साहब चला रहे थे, अब बाकी केसेस को जस्टिस सरफराज डोगर साहब उसी तरीके से चला रहे हैं। अब जो सबसे अहम तरीन चीज है वो क्या है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजकल जो अंधाधुंध चलता हुआ वन मैन शो है उस पर गैर मामूली सवालात उठाते हुए वाजे किया कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक हाई कोर्ट के इंतजामी मामलात चलाना सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का इख्तियार है। दूसरी सूरत में भी केस मुकर्रर करना एक जुडिशल बिजनेस है जिसे इंतजामी बिजनेस से इक्वलाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि केसेस फिक्स करना एक जुडिशल मामला है। एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात होंगे चीफ जस्टिस के पास, लेकिन जुडिशियल इख्तियारात तमाम तर पूरी अदालत के उनके पास नहीं है। और ये जो एक वन मैन शो और डिक्टेटरशिप जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने चलाई हुई है उसके ऊपर आज एक बहुत बड़ी चार्जशीट लगी है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। आगे बढ़ते हैं, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है उस पर बात कर लेते हैं। ये तरमीमी बिल है खैबर पख्तूनख्वा का। अब ऑल्दो इसके ऊपर फड्डा भी हो रहा है। अली अमीन गड्डापुर साहब, उनके भाई और उनके कुछ करीबी सियासतदान जो हैं वो इस बिल के डिफेंस में
एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मतलब वो लोग भी जो पीटीआई के मामलात पर खान साहब की अडियाला जेल में हालत जार पर बात नहीं ना करते, इस बिल के ऊपर इतने पर्सनल हो चुके हैं कि जैसे ये बिल ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। अब यहां पर एक और चीज भी हुई है नाज़रीन किराम के खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल जो है, इसके मामले पर पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात जो है वो लफ्जी गोलाबारी में तब्दील भी हुए और इस सब के ऊपर पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान जो है इनके दरमियान तलक कलामी भी हुई और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी मुखालफत की इस बिल की आतिफ खान ने और कहा कि बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जवाब देने आ गए कि आपने बिल पढ़ा है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा, माइंस एंड मिनरल तरमीम बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका जाती है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद आतिफ खान साहब ने ऑल्दो अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर के इस बिल को लेकर इतने पर्सनल होने पर वैसे सवालात उठ रहे हैं। ऑल्दो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौकिफ रखा है, अलीमा खान साहिबा ने तो बेहतरीन तजवीज दी कि जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते इस बिल को होल्ड कर दें। ऑल्दो देखें, आप मुझे मुतमईन करने के बजाय अवाम को, पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई के कारकुन को, सोशल मीडिया को मुतमईन करने के बजाय खान साहब को मुतमईन कर दें। खान साहब को जाकर आप ऑन बोर्ड लें, खान साहब ओके करें तो यकीन माने इमरान खान साहब के अबरुओं की एक जुम्बिश, उनकी हाँ नहीं उनकी अबरुओं की एक जुम्बिश पे लोग जो है वो खामोश हो जाएंगे और इस बिल पर एतमाद भी करेंगे। तो गंडापुर साहब आप एतमाद जो है इमरान खान साहब को एतमाद में ले, आप अवाम को एतमाद में ले रहे हैं, इमरान खान को माइनस करके तो फिर अवाम नहीं। अब बैरिस्टर गौहर जो है, ऑल्दो वो गंडापुर साहब के करीब समझे जाते हैं, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए क्योंकि प्रेशर बहुत है। आपको याद होगा आर्मी चीफ की ब्रीफिंग में और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शिरकत के लिए 14 नाम दे दिए गए थे, माइनस इमरान हो गया था रात को 12 बजे, लेकिन सुबह 9 बजे तक जो कुछ भी हुआ, रमजानुल बारिक का महीना था, सहरी के टाइम तक इजलास चले थे और फिर उसके बाद अवाम ने पहरा दिया, सोशल मीडिया ने माइनस इमरान रोका और फिर उस इजलास में शिरकत नहीं हुई। बैरिस्टर गौर कहते रहे कि नहीं जी मेरी जाती राय है कि अभी इस इजलास में जाना चाहिए, ऑल्दो खान साहब ने बाद में कहा कि ये अच्छा फैसला, आप इस इजलास में नहीं गए। अब बैरिस्टर गौर जो है वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मादनियात बिल इमरान खान की रजामंदी से मशरूत है। वजीर आला ने कहा है कि जब तक इमरान खान क्लियरेंस नहीं देंगे तब तक बिल पर आगे कार्रवाई नहीं होगी। अब आई थिंक ये एक डायरेक्शन सही डायरेक्शन में मूव है और इससे ही चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो आई थिंक कि ये निजाम को एक धचका है अगर ऐसे ही चीजें चलें। अब इसमें कोई दो नंबरी या कोई वारदात डाल दें, खान साहब को कोई और बिल दिखा के कोई और बिल पास करवा लें, वो एक अलग वारदात है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो चीज है वो ये है कि आपको अलीमा खान साहिबा जो हैं उनसे मुलाकात करवानी पड़ेगी। अब नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया हुआ है। अब यहां पर अंसार भाई साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है कि इंटेलिजेंस जराये ने इंकशाफ किया है कि एक अहम पेशरफ्त के तहत मुल्क की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसी ने दहशतगर्दी की एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है, जिसका मकसद कराची में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझी जाने वाली मसरूर एयरबेस पर खतरनाक हमला करना था। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप फितनतुल खवारिज का एक कमांडर है जो इस ग्रुप के खतरनाक खुदकुश बमबारों की क़यादत करता है। इस साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे, जिनमें से 5 अफगान शहरी थे जिनकी क़यादत फितनतुल खवारिज का एक हाई प्रोफाइल कमांडर है जो पहले ही दहशतगर्दी के कई मुकदमात में मतलूब है और ये दहशतगर्द हाल ही में दरअंदाजी करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे। ये लोग एक तयशुदा मकाम पर एयरबेस में दरअंदाजी करके दाखिल होने, उस पर कब्जा करने, तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और एयरबेस को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने कब्जे में रखने का इरादा रखते थे। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना और मौत तक एक तवील बंदूक बरदार लड़ाई करना था। यह ऑपरेशन मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मुकीम फितनतुल खवारिज की आला क़यादत की बराह रास्त निगरानी में किया गया था और इसमें तकरीबन 13 महीने की मंसूबाबंदी शामिल थी, यानी एक बहुत फुल फ्लेज ये ऑपरेशन था। दहशतगर्दों ने एयरबेस के करीब रिहाइश इख्तियार कर रखी थी और इलाके की वसी पैमाने पर रैकी जांच पड़ताल जो है वो भी की थी। तब इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनकी नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी हुई थी। जब हमलावर अपनी साजिश का आखिरी मरहला शुरू करने वाले थे, एजेंसी ने मुल्क भर में एक तेज खुफिया और मरबूत ऑपरेशन शुरू करते हुए मुख्तलिफ मकामात से मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहमियत की हामिल एयरबेस की हिफाजत हुई, बल्कि हमला बशमूर जो नवंबर 2024 में कराची के साइट एरिया में लिबर्टी टेक्सटाइल मिल में चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द नेटवर्क जो है उसे भी तबाह कर दिया इसकी वजह से। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये अफगानिस्तान से फरार होने वाले जो दहशतगर्द हैं जिन्हें पकड़ा गया है, ये इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ
اور کراچی کے اندر دہشت گردی کے حملوں میں یہ مطلوب بھی تھا جسے پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اور الارمنگ چیز ہے کہ دہشت گردوں کی اتنی دیدہ دلیری کہ وہ 13 مہینے سے تیاری کر رہے تھے پاکستان کے ایک ایئر بیس پر حملہ کر کے، وہاں پر طیاروں کو، انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے، اس پر قبضہ کر کے بندوق بردار لڑائی کرنے کی۔ تو یہاں سے آپ چیزوں کی سنگینی کو سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ چلے یہ منصوبہ ناکام ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس سے پہلے جعفر ایکسپریس ایک ایسا سانحہ تھا جس نے ہلا کر رکھ دیا پورے ملک کو۔ اس طرح کے انسیڈنٹس نارمل نہیں ہوتے، اور اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ آن دا رائز ہے، اور obviously اس وقت اس کا مقابلہ کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔